तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान ली जियानफेंग को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद वहां पर नी जुआन कॉन्ग का क्लोन आ जाता है और उसके साथ जू वानियान एक एल्डर आता है। फिर नी जुआन कॉन्ग जियोयान को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर चू दायु आ जाता है और नी जुआन कॉन्ग को जियोयान को मारने से रोक देता है। उसके बाद जियोयान फिनिक्स पवेलियन में वापस आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। इससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नी जुआन कॉन्ग के बर्थडे में जो सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना वह निसंदेह जियो जिंग यांग यांग और झोई बुई के बीच हुआ डुअल था। उस टकराव की तीव्रता ने पूरे सभागार को बांध दिया। ऐसे माहौल में थर्ड प्रिंस और चू दायु जैसे व्यक्तियों के लिए स्वयं उतरना लगभग असंभव था। चू दायु जिसकी प्रतिष्ठा पूरे सेंट्रल रीजन में फैली हुई थी, निसंदेह उस युग का सबसे शीर्ष जीनियस माना जाता था। दूसरी ओर थर्ड प्रिंस के पास सेंट्रल हेवन डायनेस्टी के भावी एम्परर होने के नाते स्वाभाविक रूप से लाभ था। भले ही उसकी प्रसिद्धि पहले राजकुमार जितनी व्यापक ना हो, लेकिन उसकी क्रूर रणनीतियों और निर्णायक विजय ने यह सिद्ध कर दिया था कि उसकी एम्बिशन और कैपेबिलिटी को हल्के में लेना आत्मघाती होगा। हालांकि इन दोनों दिग्गजों ने प्रत्यक्ष रूप से कोई कदम नहीं उठाया, जिससे कई दर्शकों को निराशा हुई। फिर भी सेंट्रल रीजन के अन्य प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स के बीच हुए संघर्ष ने सभा को भरपूर रोमांच दिया। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो यह बर्थडे पूरे सेंट्रल हेवन डायनेस्टी को झकझोर देने के लिए पर्याप्त था, विशेषकर तब जब नंबर वन टेनेट चू दायु स्वयं उपस्थित था। नाइन डिस्पिल्स का प्रलय अब दूर नहीं था। नाइन डिसाइपल्स का प्रलय अब दूर नहीं था। दुनिया एक बार फिर ग्रेट चेंज के मुहाने पर खड़ी थी। यह आपदा सबके लिए दुर्भाग्य थी, लेकिन साथ ही एक दुर्लभ अपॉर्चुनिटी भी। इस युग में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं रह सकता था। इसी क्षण चू दायु खड़ा हुआ। उसकी निगाहें सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर फिसलती हुई घूमी और एक क्षण के लिए जियोयान पर ठहर गई। उस दृष्टि में ऐसी गहराई थी कि जियोयान अनायास ही सतर्क हो गया। जब जिंग यांग ने दुनिया में हो रहे बड़े बदलाव का अर्थ जानना चाहा तो चू दायु ने शांत मुस्कान के साथ अपनी बगल में खड़ी गाओ सुलान की ओर संकेत किया। गाओ सुलान बुद्धिमत्ता, शिष्टाचार और सामाजिक कौशल का अद्भुत संगम आगे बढ़ी। उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांत कर देने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने ग्रेट वर्ल्ड हिस्ट्री की परतें खोलनी शुरू की। एंशियंट ईरा में एंशियंट डायनेस्टीज की स्थापना हुई थी। उन पौराणिक युगों में भी सुप्रीम सेंट अत्यंत दुर्लभ थे। केवल एंशियंट एम्परर्स ही ऐसे थे जिन्हें हेवन एंड अर्थ ब्लेसिंग प्राप्त था और जिनके पास अद्भुत शक्ति थी। यह कहते हुए उन्होंने सभी को ताइयांग माउंटेन पर उपस्थित पुनर्जीवित एंशियंट एम्परर की याद दिलाई। जब प्राचीन राजवंश का पतन हुआ तब दुनिया में तथाकथित ग्रेट चांस आया। उसी समय नाइन डिसाइपल्स ने कयोस को जन्म दिया। हालांकि इस अराजकता ने ग्रेट वर्ल्ड को भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन हेवन एंड अर्थ लॉज में आए परिवर्तन के कारण सुप्रीम सेंट रीलम तक पहुंचना पहले से कहीं आसान हो गया। मानो वसंत की वर्षा के बाद बांस के अंकुर फूट पड़े हों। अनगिनत सुप्रीम सेंट्स उभर आए और उन्होंने नाइन डिसाइबल्स का सामना किया। लेकिन जैसे ही नाइन डिसाइबल्स को सील किया गया, हेवन एंड अर्थ के नियम फिर से सामान्य हो गए। सुप्रीम सेंट बनना दोबारा लगभग असंभव हो गया। यही कारण था कि पिछले 10 लाख साल को इरा ऑफ सेंट डेक्सी कहा गया। जब बात इन यांग सेंट लॉर्ड तक पहुंची तो गाओ सुलान ने हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा,
ऐसे युग में जहाँ संत तक लुप्त हो रहे थे, फिर भी कोई गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहा है या सामान्य बुद्धि से परे है, यह सुनकर इन यांग सेल ट्रॉट के बारे में जानने वाला जियोयान भी भीतर ही भीतर उसकी असाधारणता को स्वीकार करने पर मजबूर मजबूर हो गया। गाओ सुलान ने आगे बताया कि एंशियंट डायनेस्टी की स्थापना से पहले भी नाइट डिसाइबल्स ने ग्रेट वर्ल्ड में तबाही मचाई थी। तब भी संत उठे, एक नया युग बना और अंततः प्राचीन राजवंश ने नई व्यवस्था स्थापित की। हर 10 लाख वर्षों में नाइट डिसाइबल्स का जन्म, महान महान अराजकता, संतों का उदय और नई व्यवस्था लाता है। अब वही पैटर्न एक बार फिर उभर आ रहा था। यही कारण था कि चू दायोयू ने इस इरा को इरा ऑफ ग्रेट चांस कहा। पूरा सभागार मौन हो गया। लंबे सन्नाटे के बाद जियो जिंग यांग ने वह प्रश्न उठाया जो सबके मन में था, ये सारे बड़े बदलाव आखिर नाइट डिसाइबल से ही क्यों जुड़े होते हैं? इस पर थर्ड प्रिंस ने ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह सब कंट्रोल एंड बैलेंस है। नाइट डिसाइबल्स के विरुद्ध खड़े होने के लिए दुनिया स्वयं शक्तिशाली अस्तित्वों को जन्म देती है, न तो बहुत अधिक न ही बहुत कम। जब खतरा सील होता है तो नियम सख्त हो जाते हैं, जब खतरा लौटता है तो अवसर भी लौटते हैं। इस इस तर्क से कोई असहमत नहीं हो सका। चू दायोयू ने मुस्कुराते हुए निष्कर्ष निकाला, शांति के समय लोग सुरक्षित जीवन जीते हैं, लेकिन कायोस इरा ही वह समय होता है जब हीरोज राइज करते हैं। यह ग्रेट चांस आप सभी की शक्ति को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाएगा। उस अवसर को पकड़ पाना या गंवाना यह पूरी तरह आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। इतना कहकर वह हवा में उठा, जीवयान को एक अर्थपूर्ण दृष्टि दी और बिना किसी चिन्ह के विलीन हो गया। उसके जाने के बाद कई लोगों ने राहत की सांस ली। उसकी उपस्थिति एक अदृश्य दबाव पैदा कर देती थी। झोउ बुई अब काफी हद तक स्वस्थ हो चुका था। उसने झोउ जिंगयू को पुकारा और जाने लगा। झोउ जिंगयू जियोयान के पास गुजरते हुए धीमे स्वर में बोली कि उन्हें कुछ समय और स्टार फील्ड में रुकना होगा, शायद भविष्य में फिर मुलाकात हो। जियोयान ने शांत स्वर में सलाह दी, उसके लिए स्टार रिलम में लौटकर कल्टीवेशन करना अधिक उपयुक्त होगा, और यदि नाइन डिसाइबल सचमुच ग्रेट वर्ल्ड में अराजकता मचाए तो स्टार रिलम से बाहर न निकलना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। जिंगयू ने गंभीरता से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए विदा हो गई। दूसरी ओर जिंग यांग के भीतर की उथल पुथल शांत नहीं हुई। मैं कभी किसी के लिए सीढ़ी नहीं बनूंगा, यह सोचते हुए वह दांत पीसकर उड़ गया। अंततः जब अधिकांश लोग जा चुके थे, थर्ड प्रिंस ने हल्की मुस्कान के साथ जियोयान को देखा और उसका निमंत्रण साधारण टहलने का था, लेकिन उसके पीछे छिपे अर्थ को जियोयान भली भांति समझता था। दोनों के बीच यह मुलाकात आने वाले ग्रेट चांस की भूमिका मात्र थी। थर्ड प्रिंस का यह अचानक इन्विटेशन जियोयान के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन साथ ही यह उसके लिए एक दुर्लभ अपॉर्चुनिटी भी थी। महल में प्रवेश, वह भी शाही निमंत्रण के साथ, उसके वर्तमान लक्ष्य के लिए आदर्श स्थित थी। 10 स्ट्रेजीज फॉर्मेशन अभी भी उसकी पहुंच से बाहर थी, और तीसरे राजकुमार का यह कदम मानो अंधेरे में मिली समय पर रोशनी हो। स्थिर और गंभीरता को गाओ सुलान भली भांति समझती थी। थर्ड प्रिंस के बोलते ही वह हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और बेहद स्वाभाविक ढंग से मध्यस्थ की भूमिका निभाई। वह चतुर थी, वाकपटुर थी, और उसे मोटे तौर पर यह भी अंदाजा था कि थर्ड प्रिंस ने जियोयान को क्यों आमंत्रित किया है। यह कहना अति संयोक्ति नहीं होगी कि यह महिला स्वभाव से ही लोगों को जोड़ने वाली थी। उसकी सूझबूझ और शब्दों की नपी तुली धार से ने बेहद कम समय में चालाक जियोयान और रहस्यमय थर्ड प्रिंस के बीच एक प्रकार की सरफेस लेवल फ्रेंडशिप स्थापित कर दी। कम से कम बाहरी तौर पर उनके संबंधों में काफी प्रगति दिखाई देने लगी।
निमंत्रण स्वीकार करने के बाद डिंग जिहू और युआन रोग का साथ जाना स्वाभाविक था। उन्हें देखकर थर्ड प्रिंस ने केवल मुस्कुराकर अपना पंखा हल्के से हिलाया और सहमति में सिर हिला दिया। उसके मन में क्या चल रहा था यह जान पाना किसी बाहरी व्यक्ति के लिए असंभव था। महल की ओर बढ़ते हुए थर्ड प्रिंस का स्वर शांत और मित्रवत बना रहा। जियोयान इंपीरियल पैलेस में नियम बहुत सख्त हैं। आप दोनों छोटे भाइयों को सावधान रहने को कहो। अपने दोनों छोटे भाइयों को सावधान रहने को कहो। अगर वे गलती से इंपीरियल गार्ड्स के हाथ लग गए तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जियोयान की आंखों में हल्की तीक्ष्णता चमकी, लेकिन उसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान बनी रही। योर हाइनर निश्चिंत रहे, मैं आपको कोई परेशानी नहीं दूंगा। दोनों के शब्द शिष्ट थे, पर उनके मन अपने अपने हिसाब से चाले बिछा रहे थे। कुछ देर बाद झोंगटियान राजधानी के क्षितिज की ओर देखते हुए जियोयान ने शांत स्वर में कहा, एक बात है जो मुझे स्पष्ट नहीं है। आशा है महामहिम उसका उत्तर देंगे। थर्ड प्रिंस ने संक्षेप में कहा, एक्सप्लेन। दोनों के इर्द गिर्द कवचधारी सैनिक व्यवस्थित रूप से चल रहे थे। रास्ते से आम लोगों को हटाते हुए उनके लिए एक खुला मार्ग बना रहे थे। डिंग जू और युआन रोग अनिच्छा के बावजूद पीछे पीछे चल रहे थे, मन ही मन बुदबुदाते हुए। बाहरी लोगों की दृष्टि में थर्ड प्रिंस बस किसी कुलीन परिवार का युवा स्वामी प्रतीत हो रहा था। कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि यही व्यक्ति शाही सत्ता की सबसे ठंडी धारों में से एक है। रेडिएंट हेवन सील एक होली आर्टिफिकेट है। जियोयान ने बात शुरू की, मैंने स्वयं स्टार डोमेन में मून हेवन ब्रश देखा है। उसकी शक्ति साधारण सेलेस्टियल हेवनली उसकी शक्ति साधारण हेवनली वेरिएबल से भी ऊपर है। तो फिर जियो तियाने कितना भी सक्षम क्यों ना हो, वह रेडिएंट हेवन सील को चुराने के इतने करीब कैसे पहुंच सका। थर्ड प्रिंस के होठों पर रहस्यमय मुस्कान उभरी। जियोयान, उसने धीमे से कहा, चू दायु बिल्कुल सही था। स्टार कंसीलमेंट की होली रेलिक्स बहुत ऊंचे स्तर पर स्थित हैं। हेवंस गार्डियन के साथ मिलकर वे तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। जियोयान की भौहें सिकुड़ गई। थर्ड प्रिंस ने समझाते हुए कहा, सरल शब्दों में कहूं तो स्टार डोमेन के होली वेपन्स और गार्डियंस एक अलग टीर के अस्तित्व में। वे तुम्हें नीचे से देखते हैं, लेकिन सेल्ट्रन रीजन के होली वेपन्स वे अनटचेबल गॉड्स नहीं हैं। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, आखिरकार वे हथियार ही हैं, और हथियार लोगों के हाथों में होने चाहिए। कोई हथियार मनुष्यों को कैसे नियंत्रित कर सकता है। यह सुनकर जियोयान स्तब्ध रह गया। तो आपका मतलब है, उसने धीरे से कहा, कि न रेडिएंट हेवन सील और न ही एंसेस्ट्रल ड्रैगन सील ने कभी मानव रूप धारण किया। थर्ड प्रिंस की मुस्कान गहरी हो गई। जियोयान ने आगे कहा, एक होली आर्टिफैक्ट की शक्ति एक साधारण सुप्रीम सेंट से कहीं अधिक होती है। स्टार डोमेन में तो गार्जियंस भी उसके सामने झुकते हैं, और सेंट्रल हेवन डायनेस्टी में रेडिएंट हेवन सील पूरे डायनेस्टी नेशन फेट की रक्षा करता है। यह अविश्वसनीय है। यहीं पर स्टार डोमेन सेल्टर डोमेन से पीछे रह जाता है। थर्ड प्रिंस की आंखों में तीक्ष्ण चमक उभरी। फिर अचानक उसने विषय बदल दिया। मैंने गाओ सुलान से सुना कि कल रात तुम और झोऊ बुई की बहन कहीं गए थे। मर्सनरी अलायंस से जुड़ा मामला था, है ना? उसकी आवाज अब इतनी धीमी थी कि केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। क्या तुमने ली जियान फेंग को मार डाला? हाँ, जियोयान ने बिना झिझक उत्तर दिया। थर्ड प्रिंस मुस्कुराया। इसमें आश्चर्य नहीं कि चू दायु ने तुम्हें इतना महत्व दिया। वे शब्द शायद विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही थे। उसने आगे कहा, ली जियान फेंग को मार पाना यह साबित करता है कि तुम झोऊ बुई और झोऊ जिंग यांग से भी अधिक शक्तिशाली हो। जब जियोयान चुप रहा तो थर्ड प्रिंस ने तिरस्कार भरे स्वर में जोड़ा, उन दोनों की शक्ति लगभग हेवनली सावरेन के बराबर है। पूरे सेंट्रल रीजन में शायद केवल चू का राजा ही तुम्हारा सच्चा प्रतिद्वंदी हो सकता है। यहीं पर जियोयान ने अचानक बात काट दी। यह विरोधाभास नहीं है। उसकी आवाज में हल्की व्यंग्यात्मक धार थी।
आप कहते हैं कि सेंट्रल रीजन अधिक शक्तिशाली है क्योंकि होली आर्टिफैक्ट लोगों के हाथों में है, लेकिन फिर आप यह भी कहते हैं कि केवल चू का राजा ही मेरा प्रतिद्वंदी हो सकता है। तो फिर जियांगयू हो या जियो तिहाने जो रेडिएंट हेवल सील के बेहद करीब पहुंच गया था, उनकी शक्ति मुझसे अधिक क्यों ना हो? यहाँ तक कि चू का राजा भी शायद मेरे सामने टिक ना पाए। तो सेंट्रल रीजन की यह श्रेष्ठता आती कहाँ से है? थर्ड प्रिंस ने हंसते हुए सामने फैले इंपीरियल सिटी की ओर देखा। इतनी जल्दी निष्कर्ष क्यों? उसका स्वर शांत था। सेंट्रल रीजन बेहद विशाल है। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ की युवा पीढ़ी में केवल वही लोग हैं जिन्होंने कल रात कुछ किया? उसने आगे कहा, चू का राजा निसंदेह इस पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन जब ग्रेट चेंज आएगा, कौन सा कौन कह सकता है कि जियो जिंग यांग से भी अधिक प्रतिभाशाली लोग सामने नहीं आएंगे? जियो जिंग यांग को लिटिल जेड एम्परर कहा जाता है क्योंकि उसके पास एंशियंट सुप्रीम जेड एम्परर की कल्टीवेशन टेक्निक है। यह ही उसे अनगिनत लोगों से आगे ले जाता है। लेकिन क्या हर कोई चू के राजा जैसा हो सकता है, जो स्वयं ग्रेट चेंज के लिए जन्मा अस्तित्व हो? जियोयान के होठों पर हल्की आक्रामक मुस्कान उभरी। थर्ड प्रिंस ने गर्व से कहा, 10 लाख साल पहले 9 डिसाइबल्स की अराजकता के दौरान कितने असाधारण अस्तित्व उभरे थे। सिर्फ सेंट्रल रीजन में ही 50 से अधिक प्रसिद्ध सेंट्स थे। जेट एम्परर उनमें से केवल एक था। उसके शब्दों ने जियोयान को क्षण भर के लिए चुप कर दिया। अंत में थर्ड प्रिंस ने निष्कर्ष दिया, जियांग यू का फिजिक युगों में एक बार मिलता है, लेकिन याद रखो, ग्रेट चेंज से पहले सेंट्रल रीजन में ऐसे लोग बड़ी संख्या में उभरेंगे। उस समय लिटिल जेड एम्परर जैसा व्यक्ति भी शायद भीड़ में खो जाए। महल का द्वार अब सामने था और जियोयान समझ चुका था कि यह यात्रा केवल एक टहलना नहीं थी, बल्कि सेंट्रल रीजन के असली राक्षसों की झलक पाने की शुरुआत थी। थर्ड प्रिंस के शब्द जियोयान के हृदय में सुई की तरह उतर गए। सोल डेमन कयोस की भयावता एक बार फिर उसकी चेतना में उभर आई। शास्त्रों में युगों युगों तक जिनका उल्लेख हुआ था, वे जेड एम्परर निसंदेह प्राचीन युग में महान अस्तित्व रहे होंगे, पर वे भी अनगिनत महान व्यक्तित्वों में से केवल एक थे। ऐसे में जिन लोगों की आज इतनी प्रशंसा हो रही थी, जैसे फ्लेम सावरेन, क्या वे भी उस प्राचीन महान युग की कड़िया थे? दुनिया एक बड़े परिवर्तन की दहलीज पर खड़ी थी। यह दुर्भाग्य भी था और अवसर भी। थर्ड प्रिंस के नेतृत्व में दल एक पार्श्व द्वार से जोंगटिया डायनेस्टी के शाही नगर में प्रवेश कर गया। स्वर्णिम महल, जेड से तरासे सिंहासन और हर ओर फैली राजसी आभा, सब कुछ शाही रक्त की शक्ति का मूक प्रदर्शन था। चलते चलते थर्ड प्रिंस के भीतर एक अनोखा उत्साह उमड़ रहा था, मानो आने वाले तूफान को वह पहले ही भांप चुका हो। इसी बीच जियोयान ने अपनी सोल पावर को चुपचाप फैला दिया। शाही नगर में एकांत प्रिय विशेषज्ञों की उपस्थिति को वह भली भांति महसूस कर सकता था, इसलिए उसने किसी भी प्रकार का अति आत्मविश्वास नहीं दिखाया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, फॉर्मेशन ऑफ 10 स्ट्रेटजीज। परंतु शाही ग्रंथों का भंडार कहाँ था? इसका उसे कोई निश्चित ज्ञान नहीं था। वह केवल सूक्ष्म अभाव और अंतर्ज्ञान के सहारे दिशाहीन खोज कर सकता था। शाही नगर में प्रवेश से पहले ही जियोयान ने डिंग जूई और युआन रोक को संकेत दे दिया था। अलग होते ही छाया में विलीन हो जाना, इन दोनों की प्रकट अप्रकट होने की असामान्य क्षमता फॉर्मेशन ऑफ 10 स्ट्रेटजीज तक पहुंचने की संभावना को कई गुना बढ़ा सकती थी। शाही गलियों से गुजरते समय जियोयान की भौहें अनायास सन गई। नगर के केंद्र में छिपे कई सूक्ष्म किंतु भयावह आभाएं उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी, मानो गहरी नींद में पड़े प्राचीन अजगर जो किसी भी क्षण जाग सकते हों। आखिरकार वे एक भव्य हाल के सामने पहुंचे। वहां पहले से प्रतीक्षा कर रहा एक बुजुर्ग महल सेवक थर्ड प्रिंस को देखते ही आगे बढ़ा। उसके प्रकट होते ही वातावरण में सूक्ष्म तनाव फैल गया। यह वही व्यक्ति था जो सम्राट के अत्यंत निकट रहता था, जिसका अर्थ था कि कोई असाधारण बात घट चुकी थी। सातवें राजकुमार की अचानक वापसी।
वह भी बिना पूर्व सूचना के स्वयं सम्राट को विचलित कर चुकी थी। यद्यपि प्रारंभिक क्रोध शांत हो गया था, फिर भी स्थिति सामान्य नहीं थी। आदेश स्पष्ट था, थर्ड प्रिंस को तुरंत झोंगुआंग पैलेस बुलाना जाना चाहिए था। थर्ड प्रिंस ने शांत भाव से स्थिति स्वीकार की। जाते समय उसने अपने सैनिकों को संकेत दिया कि जियोयान के आतिथ्य में कोई कमी न रह जाए, किंतु जियोयान की दृष्टि गहरी थी। इस अचानक आए मोड़ को वह मात्र सहयोग मानने को तैयार नहीं था। थर्ड प्रिंस के प्रस्थान के बाद जियोयान को शाही उद्यान में ठहराया गया। चारों ओर काले कवचधारी सैनिक अनुशासित पंक्तियों में खड़े थे। सेवा से अधिक निगरानी के लिए वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता तैर रही थी। अचानक जियोयान ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि में ठंडी चमक थी। संकेत स्पष्ट था, डिंग यू और युवान रोग एक साथ हरकत में आए। दोनों की गति बिजली सी थी। 10 काले कवचधारी सैनिक को गिराने में एक भी शोर नहीं हुआ। सम्राट स्तर के मतलब एम्पर कल्टीवेशन से नीचे की शक्ति उनके लिए किसी चुनौती से अधिक कुछ नहीं थी। जियोयान ने संक्षिप्त निर्देश दिए। शाही परिवार में छिपे पुस्तक भंडार को खोजना, फॉर्मेशन ऑफ 10 स्ट्रेटजीज से जुड़ी हर चीज को नष्ट करना, फिर संकेत भेजना। उसकी उंगलियों के इशारे से फ्लेम के 2 ज्वालाएं फूटी और उनमें से डिंग यू ने बिना झिझक के एक ज्वाला पकड़ ली और पलक झपकते ही वह गायब हो गया। आग से जन्मजात भय रखने वाला युवान रोग क्षण भर के लिए हिचका, फिर गहरी सांस लेकर दूसरी फ्लेम बॉल को थाम लिया और वह भी लुप्त हो गया। अब जियोयान अकेला था। उसने गहरी सांस ली, उस दिशा की ओर देखा जहां थर्ड प्रिंस गया था और फिर अपनी सोल पावर को पूर्ण रूप से फैलाते हुए उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां उसे सबसे गहन और दबावपूर्ण आभास हो रहा था। सेंट्रल एम्परर हॉल झोंगटियान डायनेस्टी का वह केंद्र जहां साम्राज्य का भाग्य तय होता था। वहां एक अधेड़ आयु का पुरुष गंभीर मुद्रा में था और उसके सामने थर्ड प्रिंस शांत किंतु सतर्क भाव से उपस्थित था। जहां कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी, कोई हल्की बातचीत नहीं, केवल सत्ता का भार और आने वाले तूफान की छाया। सेवंथ प्रिंस की आवाज गहरी और ठोस थी। राज परिवार की वर्तमान पीढ़ी में केवल थर्ड प्रिंस ही ऐसा था जिससे यह बात साझा की जा सकती थी। और फिर वह वाक्य जिसने पूरे कच्छ की हवा बदल दी। डोमेल लॉर्ड के पतन का सुराग मिल चुका था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।